हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं IC38 न्यू सिलेबस लाइफ सेक्शन का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं वित्तीय योजना। ठीक है। नाउ फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग वंस लाइफ गोल्स, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि आप किसी भी व्यक्ति के जीवन के जो लक्ष्य हैं, जो वो अचीव करना चाहता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है इस प्रोसेस में सबसे पहले। फिर है ट्रांसलेटिंग दीज आइडेंटिफाइड गोल्स इनटू फाइनेंशियल गोल्स। फिर ये जाना जाता है कि इन गोल्स को पूरा करने के लिए पैसा कितना लगेगा। ठीक है। और थर्ड, मैनेजिंग वंस फाइनेंस इन द वे दैट विल हेल्प वन टू अचीव दोज गोल्स, यानी कि उस इंसान के फाइनेंस को इस तरह से प्लान करना ताकि वो अपने गोल्स को या अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा कर सके। ठीक है ना। तो हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम किसी भी व्यक्ति के जो जीवन के लक्ष्य हैं उनको पूरा करने में उसकी मदद कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं, यानी कि जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, जिनको कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग के एलिमेंट्स कहते हैं। और ये 5 है। ठीक है। सबसे वन आपने याद रखना है, सबसे वन रहता है इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमें कितना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना है। सेकंड रहता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट यानी कि जो हमारी लाइफ पे हमेशा खतरा बना रहता है, हमने उसे भी मैनेज करना है। तीसरा रहता है रिटायरमेंट प्लानिंग। ठीक है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग में क्या रहता है कि जब हम रिटायर हो जाएंगे तब भी हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हमारा जो रिटायरमेंट के बाद का जीवन है वो आराम से बीत सके। चौथी चीज रहती है टैक्स प्लानिंग, यानी कि हमारे जो इनकम टैक्स है उसे भी हमने प्लान करना है। ठीक है ना, यानी कि उसे भी हमने सेव करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी चीज है फाइनेंशियल नीड्स। ये सब चीजें तो हमने देखी चारों की, पर हमने अपनी प्रेजेंट जो नीड्स हैं, फाइनेंशियल नीड्स हैं, उनको भी फुलफिल करना होता है। तो इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें ये चारों के चारों एलिमेंट्स जो है वो कंसीडर करने पड़ते हैं। इस चैप्टर में जो आपने एक और बात याद रखनी है वो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है। अब ये कौन कौन से टाइप्स हैं तो वो आपको मैं अभी बताऊंगी। तो इसमें सबसे जो पहला प्रोडक्ट है वो है ट्रांसैक्शनल प्रोडक्ट। तो ट्रांसैक्शनल प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें लेन देन चली रहती है। ठीक है। तो इसके एग्जांपल में आ जाएंगे बैंक डिपॉजिट्स एंड अदर टाइप ऑफ सेविंग प्रोडक्ट्स। दूसरे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है वो है कॉन्टिजेंसी प्रोडक्ट। कॉन्टिजेंसी प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें खतरे के वक्त सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और इसका जो एग्जांपल है वो आ जाता है लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। और जो तीसरे तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं वो है वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिससे कि हम ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। और इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं शेयर्स एंड हाई यील्डिंग बॉन्ड्स, या फिर आप कह सकते हैं रियल एस्टेट एंड इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स जिससे कि जल्दी और कम समय में ज्यादा पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। ठीक है। अब इस चैप्टर में एक और चीज आपको ध्यान रखनी है वो है रिस्क प्रोफाइल एंड इन्वेस्टमेंट स्टाइल, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट स्टाइल को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है। अब देखिए कि रिस्क प्रोफाइल या इन्वेस्टमेंट स्टाइल, इससे हम क्या समझते हैं। कोई भी इंसान जब अपनी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में होता है तो उसका जो रिस्क प्रोफाइल है वो चेंज होता रहता है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले जब कोई भी व्यक्ति बहुत यंग होता है ना, तो जो उसका रिस्क प्रोफाइल रहता है वो रहता है एग्रेसिव, यानी कि वो हाई रिस्क टेकर होता है उस टाइम पे, है ना। तो उस टाइम पर जो उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल रहता है वो रहता है एक्यूमुलेटिव, यानी कि एक साथ मैं ज्यादा पैसा इकट्ठा कमा सकूं। ठीक है। अच्छा, फिर जो सेकंड रिस्क प्रोफाइल है उसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव। ये जो रिस्क प्रोफाइल है ये आता है जब जो व्यक्ति है उसकी एज थोड़ी सी बढ़ जाती है, हम कह सकते हैं कि वो अपनी 30s में जब वो पहुंच जाता है ना, तो उस टाइम पर उसका जो रिस्क प्रोफाइल है वो थोड़ा सा केयरफुल हो जाता है, और वो जो इन्वेस्टमेंट भी करता है वो कैसा सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट जो है वो
करना चाहता है तो उस टाइम पर जो उसकी इन्वेस्टमेंट रहती है वो रहती है कंसोलिडेटेड, यानी कि वो कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट करता है। कंसोलिडेटेड मीन्स एक मजबूत इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जिसमें कि उसका पैसा जो है वो कहीं मतलब कम रिस्क में ही रहे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड रिस्क प्रोफाइल है उसे हम कहते हैं सिक्योर्ड। अब सिक्योर्ड जो है ये मिडिल एज पर्सन जो है वो ये इस तरह का रिस्क प्रोफाइल वाला होता है। इसमें क्या होता है कि जो पैसा उसने अपनी प्रोग्रेसिव स्टेज में जो जोड़ा है उसे वो इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा रहेगा, उसका स्पेंडिंग हो जाएगा, क्योंकि उस एज में आकर उसे स्पेंड करना पड़ता है अपने बच्चों की पढ़ाई पे या अपना घर खरीदता है, तो वहां पर जो उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल आ जाता है वो कैसा आ जाता है, वो आ जाता है स्पेंडिंग। ठीक है। और जो फोर्थ रिस्क प्रोफाइल है ये रहता है जब इंसान जो है वो रिटायरमेंट के पास पहुंच जाता है। ठीक है ना। और ये हमारा जो रिस्क प्रोफाइल है ये होता है कंजर्वेटिव। ठीक है। अब कंजर्वेटिव में इंसान जो है बहुत पैसा इकट्ठा करता है, वो बहुत कम रिस्क लेता है। और पैसा इकट्ठा करने के पीछे उसका कारण क्या होता है, क्योंकि उस स्टेज में उसका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है वो होता है गिफ्टिंग एंड चैरिटी, यानी कि ओल्ड एज में जाके, या हम कह सकते हैं कि जब इंसान रिटायरमेंट के पास होता है तब वो अपने चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन को पैसा गिफ्ट करना चाहता है या फिर कुछ चैरिटी करना चाहता है। ठीक है। तो इस तरह से हर एक इंसान के लाइफ में 4 रिस्क प्रोफाइल रहते हैं और उसी तरह से 4 इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स रहते हैं। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, जब उसका रिस्क प्रोफाइल है एग्रेसिव तो इन्वेस्टमेंट स्टाइल होगा अक्यूमुलेशन। जब है प्रोग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल तो इन्वेस्टमेंट स्टाइल होगा कंसोलिडेशन। जब है सिक्योर रिस्क प्रोफाइल तो इन्वेस्टमेंट स्टाइल होगा स्पेंडिंग। और जब कंजर्वेटिव रिस्क प्रोफाइल है तो इन्वेस्टमेंट होगा गिफ्टिंग एंड चैरिटी। Let's start with the self-examination questions. Question number 1. Which among the following would you recommend in order to seek protection against unforeseen events? अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो फ्यूचर में होने वाला है और जो हमें नहीं पता है उससे अगर हमें प्रोटेक्शन चाहिए तो हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए? इंश्योरेंस, ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट लाइक बैंक एफडी, शेयर्स या फिर डिबेंचर्स। अब देखिए, जो हमें फ्यूचर में होने वाली घटनाओं से बचाएगा वो होगा इंश्योरेंस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इंश्योरेंस। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द फाइनेंशियल प्लानिंग? अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करने का सबसे सही समय क्या होगा? तो इसकी ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है पोस्ट रिटायरमेंट, देन एज सुन एज व्हेन वन गेट्स हिज फर्स्ट सैलरी, देन आफ्टर मैरिज एंड देन ओनली आफ्टर वन गेट्स रिच। तो देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग तो हमें जैसे ही हम पहली सैलरी हमें मिले तो हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इसके जो सही आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, मीन्स एज सुन एज वन गेट्स हिज फर्स्ट सैलरी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, which among the following is not an objective of tax planning? अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम अपना इनकम टैक्स प्लान करते हैं तो नीचे दी गई ऑप्शंस में से कौन सा जो है सही ऑब्जेक्टिव या सही वे नहीं होगा? तो पहली ऑप्शन है मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट। भाई ये तो होना ही चाहिए क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे मैक्सिमम इनकम टैक्स बेनिफिट मिले। सेकंड ऑप्शन है reduced tax burden as a result of prudent investments, यानी कि हम अपना टैक्स बर्डन कम कर सकें कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करके। अब ये भी सही लग रहा है। थर्ड है टैक्स इवेशन। टैक्स इवेशन का मतलब होता है कर की चोरी करना, यानी कि टैक्स की चोरी करना। तो ये ही इसका गलत ऑप्शन है, क्योंकि फोर्थ है फुल कवरेज ऑफ द टैक्स ब्रेक्स। अब ये भी हर इंसान चाहता है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, यानी कि टैक्स इवेशन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल विद एन एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल इज लाइकली टू फॉलो वेल्थ डैश इन्वेस्टमेंट स्टाइल। अब देखिए कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि अगर कोई इंडिविजुअल जिसका रिस्क प्रोफाइल जो है वो एग्रेसिव है तो उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सही, उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल होना चाहिए एक्यूमुलेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। तो एक्यूमुलेशन विल बी द राइट आंसर।
Now, fifth question. What is the relationship between investment horizon and returns? तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन और रिटर्न्स यानी कि इन्वेस्टमेंट और रिटर्न के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए या होता है। अब देखिए सीधी सी बात है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अब सही ऑप्शन देखिए जरा कहाँ है। बिल्कुल सही ये है बी ऑप्शन, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन लार्जर द रिटर्न्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स्थ। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर ट्रांसैक्शनल प्रोडक्ट। तो जैसे कि मैंने अभी आपको डिस्क्रिप्शन में बताया था कि ट्रांसैक्शनल प्रोडक्ट में क्या आ जाते हैं। जी बिल्कुल सही, ये होंगे बैंक डिपॉजिट्स, यानी कि इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, बैंक डिपॉजिट्स। नाउ सेवंथ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर कॉन्टिंजेंसी प्रोडक्ट। तो कॉन्टिंजेंसी प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो हमें मुसीबत के वक्त सुरक्षा देंगे, तो वो होगा लाइफ इंश्योरेंस। तो सही आंसर जो है ऑप्शन बी, लाइफ इंश्योरेंस। नाउ एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर वेल्थ अक्यूमुलेशन प्रोडक्ट्स। तो वेल्थ अक्यूमुलेशन प्रोडक्ट्स जो हैं, क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल सही, ये है शेयर्स। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश इज द राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये कह रहे हैं कि किसी भी इकोनॉमी में अगर टाइम के साथ हर सामान का, हर सर्विसेज का जो रेट है या प्राइस है वो बढ़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं महंगाई, और इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा बी, इन्फ्लेशन। नाउ टेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ स्ट्रेटजी टू मैक्सिमाइज द डिस्क्रिशनरी इनकम। अब ये कह रहे हैं कि अपनी इनकम को बढ़ाने का सही तरीका इनमें से क्या नहीं होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शंस हैं, डेब्ट रिकंस्ट्रक्टिंग, देन लोन ट्रांसफर, देन इन्वेस्टमेंट रिकंस्ट्रक्टिंग एंड इंश्योरेंस परचेज। अब देखिए जो इसका सही आंसर है वो है इंश्योरेंस परचेज, क्योंकि जो इंश्योरेंस हम खरीदते हैं वो अपनी इनकम को बढ़ाने के मोटिव से नहीं खरीदते, वो हम खरीदते हैं मुसीबत के वक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है ना। वैसे बात सही है कि इंश्योरेंस से हमारी इनकम तो बढ़ती है, पर इसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है मुसीबत के वक्त सुरक्षा दिलवाना, क्योंकि ये एक कॉन्टिंजेंसी प्रोडक्ट है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कॉन्टिंजेंसी प्रोडक्ट्स टिपिकली एड्रेसेस विच टाइप ऑफ नीड। आपको बताना है कि जो कॉन्टिंजेंसी प्रोडक्ट होते हैं ना, कौन से कॉन्टिंजेंसी, जो हमें मुसीबत के वक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो किस प्रकार की कैटेगरी में आएंगे। तो ऑप्शंस चेक करते हैं, कैश रिक्वायरमेंट, अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज, वेल्थ क्रिएशन, और ऑप्शन डी कह रही है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉन्टिंजेंसी प्रोडक्ट जो है वो कौन सी सिचुएशन में हमारे काम आएंगे। तो देखिए कैश रिक्वायरमेंट या फिर वेल्थ क्रिएशन में तो ये काम नहीं आएंगे, पर जो जीवन की अनिश्चितताएं हैं, जो कि अनसर्टेनिटीज हमारी लाइफ में आ जाती हैं, कभी भी कोई इमरजेंसी आ जाए, तो कॉन्टिंजेंसी प्रोडक्ट जैसे कि इंश्योरेंस है तो वो इस सिचुएशन में हमारी हेल्प करती है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट यंग एज वन टेंड्स टू बी। देखिए अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी यंग एज में होता है, जब जवान होता है कोई भी व्यक्ति, तो उसका जो रिस्क प्रोफाइल है वो कौन सी कैटेगरी का आएगा। तो ऑप्शंस दी गई हैं, प्रोग्रेसिव, एग्रेसिव, सिक्योर्ड और कंजर्वेटिव। तो देखिए जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि यंग एज में जो रिस्क प्रोफाइल रहता है वो कैसा रहता है, अग्रेसिव, यानी कि आक्रामक, क्योंकि यंग एज होती है, जब जवान होता है कोई भी व्यक्ति तो वो जल्दी आक्रामक हो जाता है ना। तो जो रिस्क प्रोफाइल है वो कैसा होगा, ऑप्शन बी मीन्स एग्रेसिव। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वन नियर हिज रिटायरमेंट ईयर्स
द रिस्क प्रोफाइल ऑफ एन इंडिविजुअल कुड बी। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जब अपने रिटायरमेंट के सालों में है, मीन्स वो अपनी रिटायरमेंट के नज़दीक है, उस समय जो उसका रिस्क प्रोफाइल होगा वो कौन सा होगा। तो ऑप्शंस हैं प्रोग्रेसिव, एग्रेसिव, सिक्योर्ड और कंजर्वेटिव। देखिए जब हम अपने रिटायरमेंट की एज में पहुंच जाते हैं तो उस समय जनरली जो लोग हैं, व्यक्ति है, उसकी नेचर ऐसी हो जाती है कि वो रिस्क लेना जो है वो छोड़ देता है। इसलिए जो उस समय उसका रिस्क प्रोफाइल हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन डी, मीन्स कंजर्वेटिव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब देखिए अगर हम इन्फ्लेशन, जिसे कि हम हिंदी में महंगाई कहते हैं, महंगाई की बात करते हैं, तो जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है। ऑप्शंस हैं इन्फ्लेशन लीड्स टू राइज इन प्राइजेस। अब देखिए इस स्टेटमेंट का मतलब है कि इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ों का जो मूल्य है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। सेकेंड ऑप्शन कह रही है कि इन्फ्लेशन मीन्स मोर परचेजिंग पावर, मीन्स के इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई से लोगों की जो परचेजिंग पावर है, खरीदारी की पावर है, वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रही है इन्फ्लेशन मीन्स इरोजन ऑफ द मनी वैल्यू, मीन्स इन्फ्लेशन की वजह से जो मनी की वैल्यू है, मीन्स पैसे का जो मूल्य है वो गिर जाता है, कम हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन लास्ट जो है ये कह रही है कि इन्फ्लेशन प्लेस हैवोक। देखिए जो हैवोक वर्ड है ना, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है विनाशकारी। महंगाई है ये विनाशकारी तो होती है किसी भी इकॉनमी में। अगर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये वहाँ की जनता के लिए विनाशकारी साबित हो जाती है। तो अब बताइए कौन सी ऑप्शन है जो कि आपको, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो गलत लग रही है ना। तो देखिए मुझे तो गलत लग रही है ऑप्शन बी, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से परचेजिंग पावर बढ़ती नहीं है। क्योंकि देखिए जब महंगाई हो जाएगी तो हम जो अपनी जो खरीदारी की पावर को बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि सोच समझ के खर्चेंगे, पैसा बचाएंगे। इसलिए ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ इंश्योरेंस प्लानिंग। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे जो ऑप्शन दी गई है ना, इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसको कि आप इंश्योरेंस प्लानिंग का पार्ट नहीं कंसीडर करेंगे। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम इंश्योरेंस प्लानिंग करते हैं तो कौन सी ऐसी टर्म है जो कि इंश्योरेंस प्लानिंग में कंसीडर नहीं होगी। तो ऑप्शंस दी गई हैं लाइफ इंश्योरेंस, हाउसिंग लोन्स, प्रोटेक्शन ऑफ असेट्स और हेल्थ इंश्योरेंस। तो देखिए अगर हम लाइफ इंश्योरेंस, अपने असेट्स की प्रोटेक्शन और हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो ये तो सभी चीज़ें इंश्योरेंस प्लानिंग में आ जाती हैं। पर जो हाउसिंग लोन है ना, ये हमारी इंश्योरेंस प्लानिंग का पार्ट नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा यह है ऑप्शन बी। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक है बोनस क्वेश्चन। तो अब इसको ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेल्थ अक्यूमुलेशन प्रोडक्ट। आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शन दी गई है ना, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कि आप वेल्थ इकट्ठा नहीं कर सकते, जो कि वेल्थ अक्यूमुलेशन प्रोडक्ट नहीं आएगा। ऑप्शंस हैं शेयर्स, इंश्योरेंस, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट। तो इसका जो सही आंसर है वो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।